धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। खबरों को सिर्फ सुर्खियों से, हेडलाइंस के जरिए से ही समझा और देखा नहीं जा सकता। ये अलग बात है कि हमारे देश में 2014 के बाद से लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए सुर्खियां और हेडलाइंस ही इस्तेमाल की जा रही है खबरों के नाम पर। लेकिन दुनिया के किसी भी हिस्से को आप देखिए, वहां पर ऐसा नहीं होता है। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि गाजा, इजराइल, फलस्तीन के जो हालात बन रहे हैं उसमें डिटेल्स में जाकर आपके सामने कुछ चीजें रख पाए, और उसके लिए हम लोग तलाश करते हैं एक्सपर्ट्स की, ताकि वहां के हालात से आपको बेहतर ढंग से रूबरू करा सकें। आजकल 2-3 तरीके के मुद्दे वहां पर चल रहे हैं। पहला मुद्दा यह चल रहा है कि जंग के बाद क्या होगा। इजराइल के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं और अमेरिका का विदेश मंत्री भी इस पर सवाल कर रहा है नेतन्याहू से। इसके अलावा फतेह और हमास करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले वो चीन में मिले, फिर उसके बाद उनकी अलग से मुलाकात हुई। इसके अलावा जो अगल बगल के देश हैं वो पता नहीं इजराइल को धमका रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ कोई सेना नहीं बना रहे, तो क्यों वो इस तरीके से खंडन कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को बारीकी से समझना बेहद जरूरी है। तो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान, दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं और इस पूरे इलाके पर कई सारी किताबें लिख चुके हैं, बारीकी से अपनी पैनी नजर भी रखते हैं। तो शुरुआत उन्हीं के साथ करेंगे। पहले फतेह और हमास को लेकर ही बात कर लेते हैं। सर, पहले चीन में मीटिंग होती है दोनों की, फिर उसके बाद इस्माइल हानिया फतेह के लीडर से मिलते हैं। तमाम जानकारियां जो हैं कि फतेह के जो सबसे बड़े लीडर हैं वो महमूद अब्बास हैं, और महमूद अब्बास जो है पैलेस्टाइन अथॉरिटी भी चला रहे हैं, और पैलेस्टाइन अथॉरिटी जो है इजराइल और अमेरिका के इशारे पर काम करने वाली बताई जाती है। तो ये कौन लोग हैं जो फतेह के नाम पर इस्माइल हानिया से मिल रहे हैं या चाइना जाकर मुलाकात कर रहे हैं? कि फतेह बहुत ही पुरानी तंजीम है, बल्कि फलस्तीनियों में जो मुजाहमत की तहरीक है उसमें सबसे पहली वही कायम हुई थी। 1 जनवरी 1965 में इन्होंने अपना काम शुरू किया था। यानी इसराइल ने जो कब्जा किया है सन 67 में गजा और वेस्ट बैंक में, उससे भी पहले ये 2 साल पहले ये बनी थी ये। और ये एक बहुत ही मजबूत तंजीम है, लेकिन चूंकि इसने बाद में आकर के बैरूत में जो सन 82 में जो इसराइल ने अटैक किया था, उसके बाद उन्होंने हाथ उठा दिया और यासिर अरफात ने कहा कि भाई अब हम बहुत थक गए, अब तो हमको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, अब लड़ाई नहीं करेंगे। फिर ओस्लो अकॉर्ड उन्होंने कर लिया इस बुनियाद पर कि जो शायद 22% फलस्तीन है, जो कि गजा और वेस्ट बैंक है, वो 22% है असल फलस्तीन का, इस पर ही हमको मिल जाएगी। लेकिन इसराइल ने उन्हें करने नहीं दिया। उन्होंने अब जब इन्होंने ओस्लो अकॉर्ड कर लिया तो ये फलस्तीन की जो अवाम है उसकी नजरों में गिर गए, इसलिए कि फलस्तीन का अवाम 22% की बात नहीं करती बल्कि 100% की बात करती है। या ये कि भाई बहुत है बहुत है बहुत है। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूनाइटेड नेशन ने जो 1946 में जो तकसीम की थी, पार्टीशन किया था, कम से कम उसको मानो उसी वक्त से सन 93 है, उसी के आसपास उन्होंने कहा कि भाई अब इन्होंने तो हाथ मार लिया, हाथ उठा दिया, अब ये लड़ने वाले नहीं, अब किसी को उड़ना ही पड़ेगा। तो हमास नंबर 1 है, सबसे बड़ी तंजीम है, जिसके कोई कहा जाता है, मैं ये तो मालूम नहीं, लेकिन जो छापते हैं लोग अखबारों वगैरह में कि 30-40 हजार जो है इसके जो है इसकी फौज है, इसकी जो है काम करने वाली। और इसके अलावा जिहाद इस्लामी है, वहीं गजा में वो भी है। ये भी उसी नजरिए पे यकीन रखते हैं कि लड़ाई के बगैर नहीं मिलेगा। इनके भी तकरीबन कहा जाता है कोई 10,000 इनके जो है ना, इनके लड़ाकू इनके पास हैं। तो ये लोग हैं जिन्होंने, दोनों ने मिल करके जो अभी हमला किया था 7 अक्टूबर को, इन दोनों ने मिल के किया था। नंबर 1 तो हमासी है, लेकिन उसके साथ साथ जिहाद इस्लामी था। और वो इस वजह से कि इनका ये ख्याल था कि भाई अब ये लड़ाई बगैर नहीं मिलेगा। और फतह जो थी, सबसे बड़ी तंजीम जो थी, जिसने के हाथ उठा दिया और जिसने के ओस्लो अकॉर्ड मान लिया, और इस ओस्लो अकॉर्ड से उनको 22% मिलने वाला है। और वो भी धीरे धीरे जो तारीख चली, धीरे धीरे उस सन 92 और 93 में ये हुआ है, अकॉर्ड हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि 5 साल में बाकायदा फुल फ्लेज्ड इसराइली फलस्तीनी स्टेट कायम हो जाएगी। 5 साल। आज देखिए कितने साल हो गए, 31 साल हो गया, और कहीं भी कोई आसार नहीं है। और जो आज मौजूद है वो सिर्फ एक म्युनिसिपलिटी है। तो उनकी ये बात जो है अवाम को खूब ये लगी कि बिल्कुल दुरुस्त बात है।
और यही वजह है कि इनको बहुत ताईद मिली। इनको ये पहलू ठीक है कि फतेह की क्या स्थिति है, हमास की क्या स्थिति है वहां की जनता की नजरों में, लेकिन अगर ये दोनों साथ मिलकर, चाइना पहले मिलने जाते हैं, फिर वहां से आने के बाद इस्माइल हानिया फतेह से मिलते हैं, तो ये सब चल क्या रहा है? फतेह और इस्माइल करीब आ रहे हैं क्या? नहीं, देखिए बात यह है कि फतेह जो है, इसने पीएलओ जब 67 में जंग जब हो गई तो फतेह ने पीएलओ पर कब्जा कर लिया। पहले पीएलओ उनके हाथ में नहीं थी, पहले पीएलओ जो है मिस्र और सऊदी अरब इन लोगों ने बैठ के बनाया था, इनके हाथ में थी। लेकिन जब 67 में ये लोग हार गए तो जो फतेह के लोग थे, यानी यासिर अरफात और उनके साथी थे, उन्होंने पीएलओ पर कब्जा कर लिया। आजकल दुनिया में पीएलओ को ही माना जाता, फतेह को नहीं माना जाता। जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसको चलाने वाली जो है पीएलओ, यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये चलाने वाली है। इसमें जो है इन लोगों ने हमास को नहीं लिया, फतेह वालों ने, मतलब उन्हीं की चौधराहट वहां चलती है। जबकि अभी आपको बताऊं, आपके आगे बताता हूं कि ये जिहाद इस्लामी दोनों को उन्होंने नहीं लिया। ये तो कहते भाई हमको भी ले लो, हम भी तुम्हारे जो फलस्तीनी कौम है उसका हिस्सा है और हमारा भी हक है कि हमारी बात भी सुनी जाए, लेकिन वो इनको नहीं लेते हैं। तो ये अब 2006 में जब इलेक्शन हुआ था तो इस इलेक्शन में ये कहा जा रहा था कि हमास वाले शरीक नहीं होंगे, लेकिन हमास ने कहा नहीं कोई बात नहीं, हम शरीक होंगे इस इलेक्शन में। और उस इलेक्शन में तकरीबन 70% जो फलस्तीनी अवाम ने हमास को वोट दिया और हमास की गवर्नमेंट भी बनी। लेकिन 6 महीने में इसराइल, अमेरिका, इन सबों ने मिल करके उस हुकूमत को तोड़ दिया उसको। ठीक है। तो ये हकीकत है। मतलब आज अगर किसी को अक्सरियत और आज किसी को जो एक्सेप्टेंस है यानी फलस्तीन के कौम के अंदर, वो हमास को है, लेकिन जो उनकी बड़ी तंजीम बनी हुई है वो उसे उनको बाहर कर रखा। मतलब इंडिया के अंदर आप कहेंगे साहब जो है हमारी लोकसभा, इसके अंदर फला पार्टी नहीं आएगी, हालांकि वो पार्टी चाहे जाए उसको 70% उसको बहुमत मिली हुई हो, लेकिन कहते वो नहीं आएगी। तो ये इस तरह से इन्होंने ये कर रखा है। उनकी पार्लियामेंट भी है, जो पीएलओ है उसकी पैलेस्टाइन पार्लियामेंट भी चलती है, तो इस सब से उन्होंने बाहर कर रखा है। लेकिन अब चूंकि इतना बड़ा काम हो गया, इन्होंने इसराइल को ऐसे नाको चने चबवा दिए। 7 महीना हो गया है, आज मेरे ख्याल 2020 से कितने दिन हो गए हैं, लड़ाई चल रही है। आज तक कभी हुआ ही नहीं कि जो भी उनकी लड़ाई हुई, चाहे जॉर्डन से हुई हो, सीरिया से हुई हो, इजिप्ट से हुई हो, वो जो चंद दिन की होती थी, चंद दिन की, इससे आगे नहीं बढ़ती थी। अब इन्होंने ये दिखा दिया कि हम लड़ सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम लड़ सकते हैं। तो अब जो है दूसरे जो लोग हैं उन पर यकीनन मैं समझता हूँ आवाम का उनके ऊपर बहुत दबाव पड़ रहा होगा कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ बैठे हो, असली लड़ाई तो वो लड़ रहे हैं, तो उनको अंदर ले आओ। तो इस तरह से, और उसी के अंदर जो है चीन जो है, बहरहाल चीन भी अब अपना मसल दिखा रहा है, इसलिए कि वो एक ताकत बन चुका है। और इससे पहले भी चाइना ने उसको सऊदी अरब को और ईरान को साथ किया था, अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि चाइना के पास इतना मसल पावर आ गया है कि वो जब किसी से कहे तो सुनेंगे वो। तो चाइना भी इसको समझ रहा है, लेकिन असल दबाव जो है अवाम का है। अवाम कह रही है कि भाई असल काम तो हमास कर रहे हैं और तुम जो असली तंजीम तुमने बना रखी है पीएलओ, उसमें तुम नहीं लेते उनको, तो वो उनको अंदर लेने की बात हो रही है। और इससे पहले भी बैरूत में भी इस तरह की मीटिंग हो चुकी है। ठीक है। अब यहाँ इसको दूसरे तरीके से मैं समझना चाहता हूं, क्या सिर्फ ये चाइना के कहने पर हमास और फतेह साथ में बैठकर बात कर रहे हैं, या फतेह के अंदर कोई ग्रुप बन गया है महमूद अब्बास के खिलाफ, वो हमास से कांटेक्ट कर रहा है? तो कई ग्रुप बने हुए हैं, क्योंकि उसमें ऐसे लोग भी जैसे कि अहमद दहलान एक है जो कि एकदम उनके खिलाफ हो गया। आजकल कभी वो इमारात में रहता है, कभी वो इजिप्ट में रहता है वो, और वो पूरी उस ख्वाहिश में है किसी तरह से ये टूटे और हम उस पर कब्जा कर लें। तो एक वो ग्रुप है जो कि महमूद अब्बास के बिल्कुल खिलाफ है। उसके अलावा दूसरे ऐसे लोग भी हैं जो कि मायूस हो गए, भाई इनकी इस्लाह नहीं हो सकती है, इसलिए वो बाहर कोई बैरूत में बैठा हुआ है, कोई जॉर्डन में बैठा हुआ है, कोई लंदन या पेरिस में बैठा हुआ, ऐसा है। लेकिन बहरहाल जो तंजीम असली है उसके सदर अभी भी महमूद अब्बास हैं, और उसी बुनियाद पर वो पीएलओ के सदर भी हैं, उसी बुनियाद पर वो फलस्तीन अथॉरिटी के सदर भी हैं। हालांकि वो बिल्कुल बुढ़े हो चुके हैं, मेरे ख्याल उनकी उम्र इस वक्त 80 साल के ऊपर ही है, और लोग उनसे कह रहे हैं भाई तुम बुढ़े हो, तुम जाओ तुम, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं है। जबकि वो इलेक्शन हार चुके हैं, 2006 में जो इलेक्शन हुआ था ये हार चुके हैं, उसके बाद कोई और इलेक्शन नहीं हुआ है, यानी बगैर इलेक्शन को बैठे हुए हैं ऐसी। तो एक तरह से जो अवाम का जो दबाव है वो दबाव ये है कि भाई
हमास को भी अंदर लो, हमास को भी हमास के साथ कुछ न कुछ समझौता करो, इसलिए असली काम तो हमास वाले ही कर रहे हैं। क्या ऐसा भी मुमकिन है कि फतेह का जो बागी ग्रुप है, जो बागी गुट है, जो महमूद अब्बास के खिलाफ है, वो और हमास मिलकर महमूद अब्बास को जबरन कुर्सी से उतार दें? नहीं 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 नहीं, जो अहमद दहलान जो है वो तो और भी बदनाम है। वो तो इसको सीआईए का और इमारात तो एकदम सीआईए के 10 काम करती है, उनका तो उसके साथ तो इनका बैठना ही नामुमकिन है। हम यानी महमूद अब्बास के साथ तो वो बैठ भी जाएंगे, लेकिन दहलान जो है, दहलान तो पूरी तरह से एजेंट समझा जाता है सीआईए का, अमेरिका का, सऊदी अरब का और मिस्र का और इमिरेट्स का। ठीक है, अब एक सवाल यहाँ पे ये मैं समझना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमास को लग रहा है कि पूरी दुनिया अमेरिका के साथ मिलकर उसके खिलाफ खड़ी है, इजराइल खड़ा है और अगल बगल के अरब देश उसके साथ खड़े हैं, तो उसके लिए ज्यादा अच्छा यही है कि वो पैलेस्टाइन अथॉरिटी में जाकर मिल जाए? देखिए, इस तरह के दबाव उनको भी आया होगा बाहर से, आप सब लोग काम कीजिए, ये बात दुरुस्त है, लेकिन उन्होंने दिखा तो दिया है। अब दबाव जो इस वक्त आ रहा होगा वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और महमूद अब्बास पे होगा कि भाई जो असली काम कर रहे हैं, जिनको आपने बाहर रखा हुआ है, घर के बाहर कर रखा है, उनको अंदर ले आओ। तो दबाव अगर है तो वो हमास पे कम होगा। तो ये तो उनको मालूम है, हमास को पहले से मालूम है कि उनके लिए काम करना मुश्किल है, वो पहले से जानते हैं उसको। मिस्र खिलाफ है, जॉर्डन खिलाफ है, सऊदी खिलाफ है। ठीक है, मैं इस सवाल को ही आगे बढ़ाना चाहता हूं क्योंकि खबरें ये चलती हैं बीच बीच में कि कतर अब कह रहा है कि हमास को तुम यहां से जाओ, और अगर ऐसी स्थिति बन गई और पीएलओ जो भी आप बता रहे हैं पैलेस्टाइन अथॉरिटी, उससे हमास की कोई बातचीत ना बन पाई, तो हमास का क्या ठिकाना होगा? हमास की असली जगह जो है, उनका असली अड्डा या असली उनका घोंसला, वो तो गजा ही है, गजा के बाहर नहीं है। गजा के बाहर अगर वो जाकर रहते हैं तो इसलिए ताकि दुनिया के लोगों से आना जाना, उनका मिलना उलना आसान हो सके। तो उनकी एक हिस्सा उनका कतर में है, दोहा जो बड़ा शहर उनका, दारुसल्तनत उनका दोहा है, दोहा में रहते हैं, और कुछ लोग इस्तांबुल में रहते हैं। यानी खालिद मिशेल जो है, जो कि उनके पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के सदर हैं, वो जो कि असल सदर है पूरी तंजीम के, वो वहां पे वो दोहा में यानी कतर में रहते हैं। उसका मकसद सिर्फ ये है कि ये लोग जो है बाहर की दुनिया से आसानी से राब्ता कायम कर सकें, आ जा सके। इसलिए कि गजा से निकलना बड़ा मुश्किल है, जब तक मिस्र इजाजत नहीं देगा और मिस्र सिक्योरिटी फराहम नहीं करेगा, वो निकल नहीं सकते वहां से, इसलिए कि उनको वहीं भी इसराइल मार देगा उनको। तो ये उनकी एक तरह से मजबूरी, लेकिन उनका अड्डा असल जो है वो तो गज़ई में है, वो गज़ई में रहेंगे। और आज सारी दुनिया ये मान चुकी है, आज जो है मैं तो रोजाना पढ़ता रहता हूँ, इसराइल के अंदर लोग बोल रहे हैं, अफ्रीका में बोल रहे हैं, यूरोप में बोल रहे हैं, यूरोपियन यूनियन बोल रही है, सब लोग बोल रहे हैं कि अब तुम हार चुके हो। इसराइल जो कह रहे तुम हार चुके हो, हार मान लो, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं। ठीक है, हार मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं ना कि नंग बड़ा के भगवान, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन अब यहाँ एक सवाल जो चल रहा है आजकल अरब दुनिया में, वो चल रहा है यूएई को लेकर। यूएई जिस तरीके से भड़का हुआ है नेतन्याहू पर, क्योंकि नेतन्याहू ने कहा कि जंग के बाद जो है यहाँ पर जो है अगल बगल के देशों की सेना काम करेगी, उनको यहाँ पर कामकाज देखना होगा। तो वो इतना भड़का हुआ क्यों है यूएई? नहीं, देखिए, उसकी असल बात यह है कि जब ये जंग शुरू हुई है, 7 अक्टूबर को शुरू हुई है, 8 अक्टूबर को इसराइल ने हमला शुरू किया। तो बिल्कुल शुरू से जो है इसराइल से मुतालबा किया जा रहा है कि भाई जब जंग खत्म होगी तो क्या होगा, ये बताओ। नेक्स्ट डे बोलते हैं, नेक्स्ट डे क्या होगा जब जंग खत्म होगी? तो तुम वहां हुकूमत करोगे, कोई और हुकूमत करेगा, महमूद अब्बास हुकूमत करेंगे या हमासी हुकूमत करेंगे, ये सब इशू है। तो इसराइल ने बहुत दिमाग लगा करके ये कहा कि हम जो है एक अरब फौज, एक इंटरनेशनल फौज जिसमें ज्यादातर अरब होंगे, उनको हम ले आएंगे और वो हुकूमत करेंगे। तो जो यूएई की बात है, वो यूएई भी उस फोर्स का हिस्सा हो, यानी उस फोर्स में इजिप्शियन कुछ फौजी हो, उसमें सऊदी कुछ फौजी हो, उसमें जॉर्डनी कुछ फौजी हो, उसमें यूएई के कुछ फौजी हो। तो और लोग तो कुछ नहीं बोले, लेकिन यूएई ने फौरन बोल दिया, इसलिए कि देखिए अगर वो जाएंगे, पहली बात तो ये कि हमास ने कह दिया है कोई भी इस तरह से आएगा तो हम उसको दुश्मन समझेंगे, हम उसको इसराइली समझेंगे और उसमें वैसे ही हम अटैक करेंगे। तो ये लोग मरने के लिए तो नहीं जाएंगे ये लोग। तो पहली बात ये है।
दूसरी बात ये कि उनकी अपनी जो कौम है वो थू करेगी। आज जब दुनिया, सारी दुनिया फलस्तीन के साथ खड़ी हुई है, सारी दुनिया हमास के साथ खड़ी हुई है, सारी दुनिया इसराइल को थू कर रही है, फिर आप जा रहे हैं इसराइल की मदद करने के लिए। जो इसराइल की मदद करना है ना, असल में इसराइल का ये प्रोग्राम है कि जंग जब बंद हो तो हमास की हुकूमत वहां खत्म हो जाए, और ये जो नए लोग आएंगे ये महमूद अब्बास की वहां पे हुकूमत कायम कर देंगे। महमूद अब्बास के पास पावर तो है नहीं, महमूद अब्बास आगे अपने लोग खड़े कर देंगे और ये लोग उसको सपोर्ट करेंगे, ये लोग उसको इसको हिफाजत इसको प्रोवाइड करेंगे इसको। तो जो और लोग भी बोलेंगे, लेकिन ये कि सबसे पहले यूएई ने कह दिया कि भाई हम इसका शरीक नहीं होंगे, इसलिए उनको मालूम है कि उनकी बड़ी बदनामी होगी इसमें। क्या इसी वजह से मिस्र जो है अब इजराइल के खिलाफ आईसीजे पहुंच गया है? उसने इस तरीके की प्रतिक्रिया तो दी नहीं, और सऊदी अरब अभी तक क्यों खामोश है? देखिए, मिस्र या कोई और मुल्क भी जो होता है वो अपनी आवाम की राय से मुतासिर होता है। आज राम एक जंग से बहुत ही पहले यूएई में एक सर्वे हुआ था, आवाम का सर्वे हुआ था, उसमें 90% लोग इस फलस्तीन के साथ थे। 90%। यानी इसराइल और उसकी बात हो रही थी ना, इसराइल के साथ ताल्लुकात ये अच्छे करें, ये करें, जिसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। तो 90% जो वहां के लोगों ने कहा था। अब वहां पे तो बहुत आजादी नहीं है, लेकिन मिस्र में फिर भी आजादी है लिखने, पढ़ने की, बोलने की। और जो अपोजिशन वाले हैं और कुछ अखबार भी ऐसे हैं जो कि हुकूमत के नहीं, हुकूमत के बहुत हैं, लेकिन दूसरे लोग भी है। तो अवाम वहां के बहुत हंगामा कर रहे हैं। अभी देखा आपने 2-3 दिन पहले जो एक इसराइली जनरल था, रिटायर्ड जनरल था, जिसने के अलेक्जेंड्रिया में एक बिजनेस खोल रखा था, उसको एक मिस्री ने कत्ल कर दिया। अभी देखा, परसों मार दिया उसको। तो ये वहां की आवाम जो है, इससे पहले एक आदमी ने जाकर के जो फेंस है वहां से इसराइल पर अटैक किया था, 2-3 महीने पहले की बात है। तो वहां पर जो यानी वहां के जो मुआशरा, वहां के जो लोग हैं, बहुत वहां पे नाराज हैं कि क्या हो रहा है, अपनी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, कुछ करो। तो उनका यानी असल काम उनका ये था कि वो अंदर अपनी फौज भेजते गजा में और इसराइल को रोकते। कर सकते हैं, उनके पास ताकत है, लेकिन उन्होंने एक आसान रास्ता अपनाया है कि वो जाके इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। इंटरनेशनल कोर्ट में जाने से कोई खर्चा होता नहीं है, 2-3-4 वकीलों को भेजना, उनका खर्चा अदा करना, इससे नहीं है। असल काम उनको ये था। अब जबकि इसराइल रफा पहुंच गया है, उनको चाहिए था, कहते हैं कि ये बस हो गया, इसलिए कि वो जगह जो है फलस्तीन की और मिस्र की है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है, हम आप दखलंदाजी कर रहे हैं, ये कहना चाहिए था उनको, लेकिन उन्होंने नहीं किया, खामोश बैठे हुए, जिससे कुछ हुआ ही नहीं। सऊदी अरब जिस तरीके से यूएई भड़का हुआ है, सऊदी अरब क्यों खामोश है? भाई मैं तो नहीं कह सकता क्यों खामोश है, लेकिन बहरहाल वहां की पॉलिसी तो बदल चुकी है। आप जानते हैं, जब से MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान आए हैं, उन्होंने अपनी पॉलिसी को बिल्कुल बदल दिया है। और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इसराइल से ताल्लुकात को अच्छा करना और अमेरिका जो भी कह रहा है उसको मानना, और मुल्क के अंदर धीरे धीरे जो सेकुलर तरीके से जो वहां पे जो यानी इस्लाम के बहुत ज्यादा वाज़ेह आसार थे, उसको धीरे धीरे खत्म करना है। ये सब आपके सामने, सबके सामने हो रहा है। तो वो अभी भी ये वहां पे बातचीत इसराइल से चल रही है, इस वक्त भी चल रही है। बस उनसे कहते हैं कि मैं फलस्तीन की हुकूमत कायम कर दो तो फिर हम कर लेंगे, लेकिन फलस्तीन की हुकूमत उनके नजदीक वही हो गई कि महमूद अब्बास भी आके गजा में बैठ जाए तो कहेंगे फलस्तीन की हुकूमत हो गई। तुर्की को लेकर इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि पहले हमारे ऊपर पूरे व्यापार पे पाबंदी लगा दी और अब कुछ व्यापार पे पाबंदी हटा दी। रजब तैयब अर्दोगान का इजराइल के विदेश मंत्री ने मजाक उड़ाया। इस खबर में कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर उसको देखा जाए तो वहां की हुकूमत यानी खुद अर्दोगान और वहां की हुकूमत ने यह कहा है कि हमने इसराइल से जो तजारती ताल्लुकात हैं पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं। तो ये उनका सरकारी बयान है। अब ये दूसरी जो बात की जा रही है उसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं, इसलिए कि इसराइली जो है झूठ बोलने में बहुत माहिर है। हमारे यहाँ हिंदुत्व वाले हैं ना, ये तो बस यानी कुछ भी बोल सकते हैं। वो वैसी उनके भाई हैं, पूरे मौसरे भाई हैं उनके हैं। तो अब वो क्या कह रहे हैं हमको मालूम नहीं, लेकिन वहां की हुकूमत ये कह रही है और खुद इसराइल के यहाँ से ऑफिशियल एक अफसर ने बयान दिया है के ताल्लुकात, तजारती ताल्लुकात खत्म करके तुर्की ने हमको बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। इसलिए कि वहां से बहुत सामान यानी असलहा वगैरह जो आता ही था, लेकिन तेल भी वहां
से आता था, तेल जो अजरबैजान का तेल वहां से गुजर के आता था, अब अगर उसको रोक दें तो इसराइल को उसकी भरपाई करना, कहीं और से ले आना कोई आसान काम नहीं होगा, कोई बहुत मुश्किल काम होगी। ले आएगा बहरहाल वो, अमेरिका के उसके साथ सपोर्ट है, लेकिन उसको मुश्किल इसमें जरूर होगी इसमें। अब एक चीज यहाँ पे बताइए, जो कहा जा रहा है इजराइल के अंदर से, एक अधिकारी ने तो इस्तीफा दे दिया आज, और कल आईडीएफ चीफ ने कहा था कि नेतन्याहू ये क्लियर नहीं कर रहे हैं कि जंग के बाद क्या करेंगे, और ऐसा ही बयान ब्लिंकन के हवाले से भी छपा है। वो भी कह रहे हैं राफा पर हमला करने चले गए हो, जंग के बाद क्या करोगे ये नहीं बता रहे हो। तो ये जंग के बाद क्या करवाना चाहते हैं नेतन्याहू से? नहीं, यही जो बात मैंने अभी आपसे कही कि नेक्स्ट डे से बोलते हैं, अगले दिन क्या होगा, जिस दिन जंग बंद होगी उसके अगले दिन क्या होगा, वहां क्या शक्ल, क्या इसराइल वहां कब्जा जारी रखेगा, क्या वहां पे महमूद अब्बास की हुकूमत हो जाएगी, क्या वहां पे हमास ही जारी रहेगा, नहीं बहुत से सवालात इसमें। तो अब ये कहा जा रहा है कि तुम तो रफा तो चले गए, लेकिन उसके बाद क्या होगा, इसलिए कि एक दिन तो जंग बंद ही होगी, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 महीने बाद, 2 महीने बंद तो होगी। उसके बाद क्या होगा, तो इसराइल के अंदर भी सवाल उठ रहा है, अमेरिका में भी उठ रहा है, और हर जगहों पे कि भाई इसराइल चाहता क्या है। तो अभी उनके पास कुछ भी नहीं है, और ये जो शुरू किया था उन्होंने, यानी ये कि एक इंटरनेशनल फोर्स वहां पे ले आए, यानी अमेरिका की भी ले आए, और मिस्र के ले आए, यूएई के ले आए, और सऊदी अरब वगैरह कागा के ले आए। तो अब ये ममालिक तो राजी नहीं होंगे, जैसे मैंने अभी बताया कि राजी नहीं, उससे हमास ने कह दिया कि भाई जो भी इस तरह आएगा हम उसको इसराइली समझेंगे और वैसे ही उसका मामला करेंगे, कोई मरने तो नहीं जाएगा। इसलिए वो वाला भी जो ऑप्शन था कि ये ला करके महमूद अब्बास को इस तरह खड़ा कर दें, वो ऑप्शन भी खत्म है। तो मैं समझता हूं कि जो होने वाला वो यही है कि हमास ही बाकी रहेगा। तो हमास जो बाकी रहेगा, और हमास के खिलाफ ही पूरा माहौल बनाकर एक हमले शुरू किए गए हैं, पूरे फलस्तीन के गाजा इलाके को बर्बाद किया गया है, तो इतनी आसानी से हमास को दे देंगे कि भाई तुम ही रहो, मजे करो? ये कौन देने वाले हैं? हमास ने तो इनको शिकस्त दे दी है, ये कौन देने वाले? शिकस्त जो है, जो कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी ताकत, मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत, और ये उनका दावा आज तक यही था कि हम अकेले सारे जो अरब ममालिक है सबको शिकस्त दे सकते हैं, उसको इस बेचारे छोटे से जो है 30-40 हजार जिनके पास है, और जिनके ऊपर पूरा जो है सैंक्शन, जिनके ऊपर सारा बैकआउट उनके ऊपर है, और पूरा ब्लॉकेड उनके ऊपर, उन्होंने इनको शिकस्त दे दिया। अब सबने मान लिया, अमेरिका ने मान लिया, इसराइल के अंदर खुद जो ये कहा जा रहा है कि तुमने शिकस्त खा ली है। जो वहां अपोजिशन के लोग हैं, लबीद वगैरह, जनरल लबीद, ये सब बड़े लोग हैं जो कि इस फौज में काम कर चुके हैं, इनका यही कह रहे हैं कि तुम नेतन्याहू तुम हार चुके हो, अब इस जंग को क्यों तूल खींच रहे हो उसको। तो ऐसा नहीं, कौन देगा? वो तो हैं वहां पे, वो अपने हक पे हैं, अपनी ताकत से हैं, अपने असलियत के जरिए से हैं, और अपनी कौम के जरिए भी। आज भी इतने सब हो रहा है वहां पे, खाना, दवा, इलाज, परेशानी सब हो रही है, लेकिन आज भी वहां के अवाम जो है हमास के खिलाफ नहीं है। आज भी हमने नहीं देखा, या 7 महीना हो गया है, एक भी वीडियो नहीं देखा जिसमें लोग हमास को गाली दे रहे हो, किसी नहीं। अभी हिंदुस्तान में अगर आपकी जो है 1 हफ्ता आपका जो है खाना पीना बंद हो जाए तो लोग मोदी गाली देना शुरू कर देंगे। तो ऐसा है कि लोग उनके साथ हैं, इसको उन्होंने तैयार किया। 30 साल से उन्होंने धीरे धीरे आवाम को तैयार किया है कि तुम जो है कुर्बानी दोगे तभी कुछ मिलेगा, और जो तुम कुर्बानी दोगे तो तुम शहीद होगे। हर आदमी को ख्वाहिश है कि शहीद बने वो। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग उनको छोड़ देंगे, वो लोग मजबूत हैं, और उन्हें कोई नहीं देने वाला, बल्कि वो खुद अपनी ताकत पर वहां मौजूद है। बिल्कुल, आपने यही लाइन सबसे अहम लाइन है कि वो कौन होते हैं देने वाले। हमास ने अपने आप को साबित भी कर दिया, और वो उस इलाके में है भी, क्योंकि अवाम इतने मुसलसल ज्यादतियों के जुल्म के बाद, इतने कत्लेआम के बाद भी डट कर खड़ी हुई है हमास के साथ। भूख, प्यास, बीमारी और ना जाने क्या क्या उन लोगों के साथ किया जा रहा है, पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो देखना दिलचस्प होगा कि हमास के इस प्रभुत्व को पूरी दुनिया जो है कब गाजा की धरती पर फिर से एक बार देखेगी, और कैसे इजराइल जो है अपनी शिकस्त स्वीकार करता है, या अमेरिका कोई नई पैतरेबाजी खेलता है। आने वाला वक्त बताएगा। आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।